बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की कहानी एक ऐसे लड़के और लड़की की कहानी है जिनकी मोहब्बत की शादी होती है। मोहब्बत की शादी के बाद एक ही ख़ानदान में वो मुंतकिल हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। दोनों लड़का और लड़की इंतहाई खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वही ख़ानदानी सिस्टम, वही रंजिशें, वही मुसीबतें और उसके बाद घर हो जाते हैं इनके अलग। घर अलग होने के बाद फासले आने शुरू होते हैं और उसके बाद एक बड़ी ही भयानक कहानी का आगाज़ होता है और जिसका अंजाम उससे भी भयानक तर होता है। ये कहानी गुजरात के दो ख़ानदानों की है, पृथ्वी और जगनेश। जगनेश अपने ख़ानदान का छोटा बेटा है। तकरीबन 3 साल पहले इन दोनों की मुलाकात होती है और ये मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। मोहब्बत इस कदर ज़्यादा होती है कि जगनेश अपने ख़ानदान वालों को मजबूर करता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पृथ्वी से ही शादी करना चाहता है। आखिरकार उसकी शादी उसी लड़की से हो जाती है जिससे वो शादी करना चाहता है। कुछ अरसा तो ये दोनों ससुराल में रहते हैं। जगनेश का अपने ससुराल में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता है। हर बात की शिकायत वो अपने शौहर को करती है और यूं रंजिशें बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों आखिरकार घर से अलग दूर एक और घर लेने का फैसला करते हैं। लेकिन जगनेश अपने घर से अलग तो हो जाता है, लेकिन अपने ख़ानदान वालों के साथ उसका ताल्लुक ख़त्म नहीं होता। चूँकि वो अपने ख़ानदान का छोटा बेटा था, घर वाले उससे बहुत मोहब्बत करते थे और आखिरकार उनका राबिता पहले तो मुलाकातों और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन कॉल्स पर होता है। रोज़ फ़ोन करने वाले फिर आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में कभी एक आध कॉल करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कॉल्स का सिलसिला भी महीनों पर मुश्तमिल होता है। यानी कि कभी एक महीने कॉल आई, फिर कभी दूसरे महीने कॉल आई। लेकिन 31 मई 2024 के बाद से जगनेश और उसके ख़ानदान के दरमियान तमाम राबिते अचानक ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके दरमियान कोई झगड़ा था, कोई इख्तिलाफ था, बल्कि इसलिए कि जगनेश को वो जब भी कॉल करते थे तो कॉल मिलती ही नहीं थी। कभी मिल जाती थी तो वो उठाता नहीं था। आखिरकार उसके ख़ानदान वालों ने उसकी बीवी पृथ्वी से जगनेश की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जगनेश तो काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गया। ये बात उसके ख़ानदान वालों के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ थी कि जगनेश ने उनको बताना भी गवारा नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुल्क से ही बाहर चला गया और घर वालों को खबर तक ना हुई। इसकी बीवी ने बताया कि उसने एक ऐसी कंपनी में मुलाजमत की है जहाँ कवानीन बड़े ही सख्त हैं। पृथ्वी ने उसके ख़ानदान वालों को कहा कि ये मुलाजमत मुस्तकिल नहीं है और जब तक उसे ऑस्ट्रेलिया की शोहरत नहीं मिल जाती तो शहरियत हासिल करने तक वो अपने घर वालों यहाँ तक कि अपनी बीवी से भी आज़ादाना तौर पर रब्ता नहीं कर सकता। ये बात उसके घर वालों के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर के लिए तो चुप इख्तियार की। अब उसकी बीवी ने उसके घर वालों को ये भी बताया कि मुलाजमत के बड़े ही मखसूस औकात हैं और इन औकात में वो फ़ोन पर बात नहीं कर सकता। अब टाइम जोन का फ़र्क है, जब वहाँ पर रात होती है तो यहाँ सुबह होती है, यहाँ सुबह होती है वहाँ रात होती है। तो अमूमन भारत में जब उस टाइम पर रात होती है तो बात नहीं हो पाती है। ये बात भी बड़ी अजीबोगरीब थी क्योंकि जब लोग परदेश चले जाते हैं तो रात को भी लोग कॉल करते हैं। लोग तो पूरी पूरी रात जागकर अपने परदेश में रहने वालों से बातें करते हैं। उसकी बीवी ने कहा कि मेरी उससे ज़रूर बात होती है, लेकिन आप लोग चूँकि उस टाइम सो रहे होते हैं तो आप लोगों से वो कोई बात नहीं कर पाता है। बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। उसके ख़ानदान के लोगों के लिए ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि वाक़ई किसी मुलाज़मत में इतनी सख्ती होगी, इतनी पाबंदियाँ होंगी। लेकिन चूँकि बात एक दूसरे मुल्क के कवानीन और टाइम ज़ोन के फ़र्क की थी, इसलिए ख़ानदान ने सोचा कि शायद ये दुरुस्त ही कह रही हो। लेकिन जब ये सिलसिला एक्सटेंड होता ही चला गया और 2 साल तक चलता रहा, जो कि बड़ा ही हैरत अंगेज़ है कि इसके ख़ानदान वालों ने इतना इंतज़ार भी कैसे कर लिया। लेकिन अब ख़ानदान से मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा था। एक दिन उनका सब्र बिल्कुल जवाब दे गया। वो सोचने लगे कि ऐसी कोई कंपनी हो ही नहीं सकती जो अपने मुलाजिम पर 2 साल तक इतनी पाबंदियाँ आयद करे। आखिर 2 साल गुजरने के बावजूद उसकी मुलाजमत मुस्तकिल क्यों ना हुई, उसे ऑस्ट्रेलिया की शहरियत क्यों नहीं मिल पाई।
ये एक बड़ा ही खौफनाक राज था जिसके बारे में अब वो जानना चाहते थे और अब उनकी बस हो चुकी थी। कई बार उन्होंने सोचा कि बीच में पुलिस को डाले, लेकिन फिर अपने ही बेटे की नाराज़गी की वजह से खामोश हो जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उन पर ये कहकर इल्ज़ाम लगाए और उनसे नफ़रत करे और उनसे बिल्कुल ही दूर हो जाए कि आपने मेरी बीवी को बदनाम कर दिया। लेकिन अब तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए खानदान ने एक बार फिर से पृथ्वी से जिग्नेश के बारे में सवाल करने शुरू किए। इस बार भी पृथ्वी वही ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी दोहराती रही। इसी दौरान जिग्नेश के एक कज़न ने ऑस्ट्रेलिया जाने का मंसूबा बनाया। चूंकि उसे मालूम था कि जिग्नेश भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो उसने अपनी भाभी पर इसी हवाले से राब्ता करके जानने की कोशिश की और उस पर जोर डाला कि वो ऑस्ट्रेलिया का उसे पता दे दे ताकि वो वहां जाए और अपने भाई से मिल सके। लेकिन पृथ्वी ने कज़न को साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास जिग्नेश का पता ही नहीं है। ये बात सुनकर अब तो जिग्नेश के खानदान का शक पक्का हो गया। जो पृथ्वी के हवाले से पहले ही था, अब और ज्यादा गहरा हो गया। अब वो पृथ्वी पर मुसलसल दबाव डालने लगे कि उन्हें हकीकत बता दे। अब उन्होंने उसे यहाँ तक कह दिया कि हम पुलिस में शिकायत कर देंगे। अगर सच नहीं बताया तो पुलिस अगले ही दिन तुम्हारे घर आ जाएगी। लेकिन अब पृथ्वी को यह महसूस होने लगा था कि अब वो हर तरफ से घिर चुकी है, तो आखिरकार वो टूट गई। उसने खानदान को जमा होने के लिए एक दावत दे डाली और उसने कहा कि आप सब आइए, मैं आपको जिग्नेश के बारे में बताती हूँ। हैरत की बात है कि 2 साल इतनी ढिठाई के साथ डटी रही, अब वो सब कुछ बताने के लिए तैयार थी। जो हकीकत उसने खानदान को बयान की, उसे सुनकर सबके पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि अब उन्हें मालूम हो गया था कि उन्हें पूरे 2 साल से जिग्नेश के बारे में अंधेरे में क्यों रखा गया था। और ये एक इंतहाई खौफनाक और शर्मनाक कहानी। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में कहानी के जाएं तो जिग्नेश गुजरात के द्वारका का रहने वाला था। 3 भाइयों में वो सबसे छोटा था। एक कारोबारी खानदान से उसका ताल्लुक था। जिग्नेश का अपना फर्नीचर का कारोबार था। जब उसकी शादी उसकी मोहब्बत पृथ्वी से हुई तो वो 20 साल की आखिरी उम्र में था। अगर किसी गुजराती खानदान से ताल्लुक रखने वाले हों तो वो जानते हैं कि वहाँ मोहब्बत की शादियाँ मुश्किल से ही होती हैं। जिग्नेश का खानदान काफ़ी खुले जहन का था, इसलिए उसने उनकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। शादी करने के लिए कोई मुखालफत ना हुई और उसके बाद पृथ्वी, जो कि द्वारका की रहने वाली थी और वहाँ एक नर्स के तौर पर काम करती थी, जहाँ उसकी मुलाकात जिग्नेश से हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था और जल्द ही शादी के रिश्ते में बंध गए। शादी के बाद जिग्नेश और पृथ्वी अपने खानदान के साथ द्वारका में रहने लगे। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के तकरीबन 1 साल बाद उनके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ। लेकिन चूंकि एक लव मैरिज थी, इसलिए पृथ्वी और जिग्नेश के ससुराल वालों के दरमियान अक्सर नोक-झोंक तो लगी ही रहती थी। आमतौर पर कई ऐसी मुश्किलात भी होती थीं कि पृथ्वी की बहुत ज़्यादा नाराज़गी अपने घर वालों से हो जाती थी। शादी को जब तकरीबन 4 साल होने के आए तो पृथ्वी ने आखिर जिग्नेश से कहा कि वो इनसे अलग रहना चाहती है। खानदान के अमन सुकून और सबकी खुशी को सामने रखते हुए जिग्नेश ने फैसला किया कि हम अलग मुंतकिल हो जाते हैं। खानदान से अलग होने पर खानदान नाराज तो बहुत था, मगर झगड़े खत्म होने का सोचकर जिग्नेश ने यह बड़ा फैसला कर लिया। लेकिन जब ये अलग हुए तो अब पृथ्वी, जिसके झगड़े पहले खानदान वालों से, ससुराल वालों से होते थे, अब उसके झगड़ों का मरकज जिग्नेश बन गया। रोज इनकी बहस होती, शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी इस जज्बाती शादी से दूर होती चली गई, अपने शौहर से दूर होती चली गई। दुनिया की नज़र में और कागजात में तो दोनों मियाँ बीवी थे, मगर दरअसल पृथ्वी को अपनी शादी के बारे में अब दोबारा सोचें आनी शुरू हो गई थी। यानी कि वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या मैंने ये फैसला सही किया। इसी दौरान में इनकी जिंदगी में एक और शख्स आता है, एक पुराना जानने वाला जो से दोबारा राबते में आ जाता है, जिसका नाम होता है नीलेश, जो कि गुजरात के जामनगर में रहता है। और जिग्नेश से शादी से पहले नीलेश उसका दोस्त था, यानी कि बॉयफ्रेंड था। अब पृथ्वी ज़हनी तौर पर जिग्नेश अपनी शादी से बाहर निकलने लगी थी। साथ ही साथ वो जामनगर में अपने साबिक बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती भी दोबारा कर चुकी थी। राब्ते बहाल हो गए थे, इसलिए नीलेश के पास वापस जाने के लिए उसने अपने शौहर को रास्ते से हटाने का ही मंसूबा बना लिया। बजाय इसके कि उससे तलाक लेती, अलग हो जाती, उसने एक बड़ा ही खौफनाक और भयानक मंसूबा बनाया। शायद वो जिग्नेश के कारोबार और उसके पैसों पर कब्जा करना चाहती थी।
उसने जिग्नेश को कायल किया कि उनके फर्नीचर के कारोबार के फायदे के लिए उन्हें यहाँ रहने के बजाय जामनगर मुंतकिल होना चाहिए। पृथ्वी ने जिग्नेश को यकीन दिलाया कि जामनगर में उसका एक बहुत पुराना दोस्त है जो उनके कारोबार को वहाँ बढ़ाने में मदद करेगा। जिग्नेश को बीवी पर बड़ा एतमाद था। छोटे बच्चे के साथ वो उसके जामनगर मुंतकिल हो गया, अपना कारोबार वहाँ पर दोबारा कायम किया। जामनगर पहुँचने के बाद पृथ्वी ने जिग्नेश की मुलाकात नीलेश से करवाई। जिग्नेश को हकीकत तो पता ना थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हो गए और नीलेश के साथ मिलकर उसने कारोबार शुरू कर दिया। इसी दौरान नीलेश का एक पुराना दोस्त भी आता है उनके राब्ते में और फिर ये तीनों मिलकर कारोबार करना शुरू कर देते हैं। अब शुरू होता है एक बड़ा ही खौफनाक मंसूबा। जुलाई 2026 की तरफ अगर आए तो जिग्नेश के एक कज़न ने ऑस्ट्रेलिया जब जाने का मंसूबा बनाया। पूरे महीने के दौरान उसने कई बार उनसे राब्ता करने की कोशिश की और जब ये सब कुछ उसको नहीं बताया गया और जब जिग्नेश के खानदान को तकरीबन यकीन हो गया तो फिर अब जो कहानी निकल कर सामने आई वो इस खातून ने यानी कि उसकी बीवी ने बताई। अब वो कहानी क्या थी, जरा ये सुनिएगा। अब पृथ्वी ने सच बताया, एतराफ़ किया, सबको इकट्ठा किया और अब उसने वो खौफनाक कहानी सुनाना शुरू की। उसने कहा कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका कज़न जिसे आप 2 साल से बात करना चाहते हैं वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि आपके अपने ही मुल्क में है, आपके बहुत ही करीब है और दफन है। यह हकीकत खानदान के जब सामने आई तो उनके पांव तले ज़मीन निकल गई। जिग्नेश का भाई अशोक फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पृथ्वी की जानिब से बताई गई तमाम बात पुलिस को बताई। चूंकि अभी तक जिग्नेश की लाश नहीं मिली थी इसलिए पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने पहले पृथ्वी को और उसके बाद नीलेश और बलवीर को हिरासत में लिया। उनसे सख्त पूछगिछ की। नीलेश से सख्ती से तफ्तीश की गई तो वो टूट गया और उसने पुलिस को पूरी बात तफसील से बताई। इस तरह पुलिस उस फैक्ट्री तक पहुंची जहां जिग्नेश को दफन किया गया था। जगह को दोबारा खोदा गया तो वहां वाकई एक मुर्दा का ढांचा पड़ा था। इस दरियाफ्त ने पूरी कहानी को हकीकत बनाकर सामने पेश कर दिया। फॉरेंसिक टीम्स वहां पर पहुंची और फिर जो कहानी नीलेश ने बताई वो कुछ इस तरह से थी कि हम इसे रास्ते से हटाना चाहते थे और इसी की बीवी के कहने पर हमने इसको वहाँ पर बुलाया। ड्रिंक में उसको कुछ ऐसा मिलाकर पिलाया था जिसकी वजह से वो नीम बेहोश हो गया। उसके बाद मैंने उसका गला घूंटा, उसके सांस बंद होने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। उसके बाद हमने ज़मीन खोदी। ज़मीन खोदने के बाद हमने इसको उसमें दफनाया और दफनाने के बाद ज़मीन खोदी भी बहुत गहरी ज़मीन खोदी और उसके बाद उसे बराबर करके उसके ऊपर फर्श पक्का कर दिया ताकि किसी भी किस्म की न बदबू आए न किसी को शक गुजरे कि यहाँ पर ज़मीन क्यों खोदी गई है। एक ऐसा खौफनाक और अंदोनाक अंजाम एक ऐसे शख्स का जो अपनी फैमिली से अलग होकर ज़िंदगी गुजारने लगता है और अपने माँ बाप से बिल्कुल ही राबिता मुनक़ता कर लेता है। राबिते बहाल रखे, रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1-2 फ़ोन ज़रूर करें। जब हफ्तों से बात महीनों पर गई और महीनों से साल पर गई तो उसके बाद ख़ानदान वालों को जो कुछ मालूम हुआ तो बस अब वो हाथ ही मलते रह गए।